हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सबसे पहले देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। पावर लेने का मतलब क्या है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर कुछ ही लोगों के हाथ में रहना या किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में रहना। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर का डिवीज़न, पावर का डिवाइड हो जाना। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर लेकर हम लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। दस पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है और अगर हम इंडिया के स्टेट्स को यूरोप की कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। अब जो स्टेट्स हैं यहाँ पर वो इतने बड़े हैं, इसीलिए हमको स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी वन टियर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। दस पावर शेयरिंग इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो स्टेट्स हैं इंडिया में वो बहुत बड़े हैं, इसीलिए हमको स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी एक और टियर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। और क्योंकि हमें एक और टियर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था स्टेट्स को मैनेज करने के लिए, इसीलिए हमारे कंट्री में क्या आया, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। इट रिजल्टेड अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट और इस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की क्या नीड थी या फिर लोकल गवर्नमेंट की क्या नीड थी वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल्स। मीन्स बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको लोकल लेवल पे ज़्यादा अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर एक विलेज के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको बेस्ट तरीके से हम विलेज के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेकर गए तो वो उतने अच्छे से सॉल्व नहीं होगी और साथ ही साथ बहुत टाइम भी लेगा वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में। सेकंड है, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। हमारी लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी ज़्यादा अच्छी नॉलेज हमें होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम वो प्रॉब्लम को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेकर जाएं तो उन्हें उस चीज़ की ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं होगी जितनी अच्छी नॉलेज उस लोकेलिटी के लोगों को उस प्रॉब्लम की होगी। थर्ड है, पीपल हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू डू थिंग्स मोर एफिशिएंटली। जो उस लोकेलिटी के लोग हैं, जैसे अगर एक विलेज में प्रॉब्लम है तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा कि कैसे हम मनी स्पेंड करें कि हमारी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाए और कैसे हम चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। ये चीज़ किसे पता होगी, उस विलेज के लोगों को जहाँ पे प्रॉब्लम है, ना कि किसी और गवर्नमेंट को या किसी और बॉडी को। फोर्थ है, ensures direct participation of people in decision making at local level and promotes democratic participation। मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हुआ कि जो लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में वो बढ़ गया, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो रही है वो लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो रही है। तो जब वो लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो रही है तो वहाँ के जो लोग हैं, उस लोकेलिटी के जो लोग हैं, वो लोग क्या कर पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन दे पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जब लोग लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की जो स्पिरिट है लोगों के अंदर वो भी आ रही है। नेक्स्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन बिफोर 1992। हमारी कंट्री में जो डिसेंट्रलाइजेशन था वो बहुत पहले से ही प्रैक्टिस हो रहा था, लेकिन 1992 से पहले डिसेंट्रलाइजेशन की क्या कंडीशंस थी वो देखेंगे। फर्स्ट है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ वर set up in all the states but these were directly under the control of state government। पंचायत जो होते हैं वो रूरल एरियाज़ के लिए होते हैं और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं वो अर्बन एरियाज़ के लिए होती हैं। तो जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ थी हमारी कंट्री में वो बहुत पहले ही सेट हो चुकी थी, लेकिन ये अपना इंडिविजुअली फंक्शन नहीं कर रहे थे, बल्कि ये किसके कंट्रोल के अंडर थे, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर थे। मीन्स खुद से ये लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे, इनके पास पहले कोई पावर नहीं थी, लेकिन
जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन्हें कंट्रोल करता था। सेकंड है इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए जो इलेक्शंस थे वो रेगुलरली पहले हेल्ड नहीं होते थे। थर्ड है लोकल गवर्नमेंट डिडंट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ थी उन्हें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। सो वो कंट्रोल क्यों कर पा रही थी? क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है उनके पास खुद की ना कोई पावर थी पहले और ना ही कोई रिसोर्सेज था। अब जब रिसोर्सेज ही नहीं है, उनके पास कोई मनी नहीं है फंक्शन, तो वो फंक्शन कैसे कर पाएंगे? सो रिसोर्सेज का होना भी क्या है? नेसेसरी है। तो 1992 से पहले जो लोकल गवर्नमेंट है उनके पास ना कोई पावर थी और ना ही कोई रिसोर्सेज थे। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन आफ्टर 1992। हमने देखा कि 1992 से पहले डिसेंट्रलाइजेशन की क्या कंडीशंस थी। अब 1992 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन की क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1992 टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। क्योंकि पहले क्या था, जो हमारा थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट था वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था। सो इसीलिए 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया ताकि जो थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी है उससे ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया जा सके। इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। क्या स्टेप्स लिए गए? इट इज़ मेड मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। पहले हमने देखा कि रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे। सो 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है उनके लिए रेगुलर इलेक्शंस हेल्ड हों। सेकंड, seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for SC, ST and other backward classes। कुछ जो सीट्स थी वो रिजर्व की गई किसके लिए? SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लोकल गवर्नमेंट के में जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई। सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड द एग्जीक्यूटिव हेड। मीन्स इलेक्टेड बॉडीज़ और एग्जीक्यूटिव हेड की जो जगह है, जो पोजीशन है, उसके लिए SC, ST और बाकी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई। थर्ड पॉइंट है 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 मतलब जितनी भी पोजीशंस होती हैं लोकल गवर्नमेंट में उसका जो 1/3 है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व किया गया। फोर्थ है एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, पंचायत और म्यूनिसिपल के इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया और वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई अलग से ताकि जो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए जा सकें। फिफ्थ पॉइंट है द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। हमने देखा कि पहले जो लोकल गवर्नमेंट थी उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे और रिसोर्सेज नहीं थे इसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन भी नहीं कर पा रही थी। तो अब इसमें क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट किया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें अपनी रिवेन्यू और अपनी पावर्स को क्या करना पड़ेगा? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ शेयर करना पड़ेगा ताकि वो भी क्या कर सकें? अच्छे से और इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है हमारी कंट्री में उसके बारे में। तो लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास दो गवर्नमेंट होती है, रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि नेम से ही समझ में आ रहा है, रूरल लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ के लिए होती है एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ के लिए होती है। रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज भी कहते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। रूरल लोकल गवर्नमेंट में अगर हम लेवल 1 पर गवर्नमेंट की बात करें या फिर सबसे कम पार या सबसे बिलो लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसकी बात करें तो वो किसके लिए होती है? किसी विलेज के लिए होती है। सो हर एक विलेज के लिए क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है हर एक विलेज के लिए। या फिर अगर विलेजेस छोटे हैं तो कुछ विलेजेस को मिला के उन विलेजेस के लिए क्या होती है? एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत जो होती है एक विलेज के लिए गवर्नमेंट होती है जो कि उनके लिए डिसीजन लेती है। कोई भी प्रॉब्लम या इश्यूज़ होता है तो उसे कौन सॉल्व करती है? ग्राम पंचायत सॉल्व करती है। जो ग्राम पंचायत होती है वो किससे मिलाकर बनी होती है? वार्ड मेंबर से एंड प्रेसिडेंट से मिलाकर। वार्ड मेंबर्स को पंच भी कहते हैं एंड प्रेसिडेंट को सरपंच भी कहते हैं। सो ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ वार्ड मेंबर्स जिन्हें भी पंच भी कहते हैं एंड प्रेसिडेंट या फिर सरपंच। अब जो ये वार्ड मेंबर्स और प्रेसिडेंट होते हैं इन्हें इलेक्ट कौन करता है? सो दीज आर इलेक्टेड बाय अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ विलेज। जो विलेज की अडल्ट पॉपुलेशन होती
है वो वार्ड मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और जो ये अडल्ट पॉपुलेशन है विलेज की उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। मीन्स जितनी भी अडल्ट पॉपुलेशन है वो ग्राम सभा के अंडर आ जाती है। अब ग्राम सभा के क्या फंक्शन होते हैं वो देखते हैं। तो ग्राम सभा के क्या फंक्शन होता है, फर्स्ट इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत। जो ग्राम सभा होती है यानी जो भी अडल्ट पॉपुलेशन है विलेज की, उन्हें क्या करना होता है, एक साल में 2 या 3 बार मिलना होता है ताकि जो ग्राम पंचायत है उसके एनुअल बजट को अप्रूव किया जा सके। सेकंड है इट रिव्यूज़ द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कैसा परफॉर्मेंस कर रही है ये इसको भी कौन रिव्यू करता है, ग्राम सभा रिव्यू करती है। मीन्स जो पॉपुलेशन है, जो अडल्ट पॉपुलेशन है विलेज की, वो क्या करती है, ये रिव्यू करती है कि ग्राम पंचायत प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब विलेज में हमने देखा कि ग्राम पंचायत होती है। अब विलेज के बाद जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में होती है पंचायत समिति या फिर पंचायत ब्लॉक या पंचायत मंडल भी इसे कहते हैं। पंचायत समिति क्या होती है, तो जब अलग अलग ग्राम पंचायत मीन्स जो विलेजेस में ग्राम पंचायत होती हैं उन ग्राम पंचायत को जब मिलाया जाता है, जैसे ये एक विलेज की ग्राम पंचायत, दूसरे विलेज की ग्राम पंचायत, तीसरे विलेज की ग्राम पंचायत, तो ऐसे ही जो अलग अलग विलेजेस की ग्राम पंचायत को मिलाया जाता है तो हमारी बनती है पंचायत समिति। और पंचायत समिति के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, ये जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं वही जो है पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है, पंचायत समिति को मिला के बनता है जिला परिषद। सो एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समिति होती है उन सबको मिला के हमारा जिला परिषद बनता है। जिला परिषद से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। मीन्स बहुत से जो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के वो इलेक्टेड ही होते हैं, लेकिन इन इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा भी कुछ और मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के। वो कौन हो सकते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा हो सकते हैं, एमएलएज ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या फिर इनके अलावा अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ भी जिला परिषद के मेंबर्स हो सकते हैं। जिला परिषद के पॉलिटिकल हेड की बात करें तो जिला परिषद का जो पॉलिटिकल हेड होता है वो कौन होता है, जिला परिषद चेयरपर्सन होता है। सो ये पूरा सिस्टम था हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट का। इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सो रूरल लोकल गवर्नमेंट में सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होती है विलेज लेवल पे गवर्नमेंट। विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसे बोलते हैं हम पंचायती राज। पंचायती राज वार्ड मेंबर एंड प्रेसिडेंट को मिला के बनती है और इन्हें इलेक्ट कौन करता है, ग्राम सभा इलेक्ट करती है। फिर सेकंड में हमारे पास आ जाते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति कैसे बनती है, तो अलग अलग पंचायती राज को मिला के हमारे पास क्या बनती है, पंचायत समिति बनती है। पंचायत समिति के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, तो जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो ही पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड में हमारे पास आ जाता है जिला परिषद। जिला परिषद कैसे बनता है, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पंचायत समिति है उनको मिला के हमारा क्या बनता है, जिला परिषद बनता है। तो ये था शॉर्ट में रूरल लोकल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरियाज़ के लिए होती है। अर्बन एरियाज़ में भी हमारे पास 2 एरियाज़ हैं, एक है टाउन एंड दूसरा है बिग सिटीज़। तो टाउन्स के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसे हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड बिग सिटीज़ के लिए हम बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो हेड होते हैं उसे हम बोलते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसे हम बोलते हैं मेयर। तो ये जो तो स्ट्रक्चर है वो अर्बन एरिया के लिए है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट का ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।